नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, यहाँ पर आपका यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, एम पी टेट और जितने भी आपके शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर आपका पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, जो आपको कुछ नए क्वेश्चन मिले, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। और इस बार का लक्ष्य है 30 में 25। ओके दोस्तों, आज आपको देखना है कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चंस आज के डेट में सही हो रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है। एग्ज़ाम आते आते आपका 30 में से 30 सही होने लगेगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी जान जाएंगे कि यहाँ पर आपका ईवीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कहीं ना कहीं आप तक हर क्लास सबसे पहले पहुँचेगी। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। आपको बताना है गुजरात, राजस्थान, गोवा या महाराष्ट्र। इन चारों में से किस राज्य में आपका समुद्री सीमा नहीं पाया जाता है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। अगर ठीक है बात करें गोवा की तो इसमें भी आपका समुद्र पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र और ठीक है आपका गुजरात, ये तीनों में समुद्री सीमा पाई जाती है। लेकिन आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में आपका कोई भी समुद्री सीमा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जा सकता है। यानी आपको बताना है कि इन चारों में से किस, अगर मान लो कोई भी आपकी नदी है वह प्रदूषण है तो उसकी माप हम कैसे करते हैं। अगर हम लोग बात करें उत्तर की तो आपका हो जाएगा BOD। BOD के द्वारा ही हम लोग जो समुद्र होते हैं आपके, जो आपके नदी तालाब होते हैं, उनके प्रदूषण स्तर को हम लोग BOD के द्वारा ही नापते हैं। नेक्स्ट आपका है, वायरस संक्रमण से होने वाले रोग। वायरस संक्रमण से होने वाले रोग। ओके दोस्तों, बताइए आपका क्या होगा। टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया या फिर जुखाम। इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की तो आपका हो जाएगा जुखाम। ओके दोस्तों, अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति के सामने छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो जो हमारे मुंह से गैस निकलती है, यानी जो हमारे नाक से, जो हमारे मुंह से सांस निकलती है, अगर सामने वाले व्यक्ति के अंदर पहुंच जाएगा तो उसे भी जुखाम होने का आसार हो जाता है। जुखाम वायरस संक्रमण से होने वाला एक रोग है, इसलिए आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट आपका है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है आपका। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मौसम ऐसा है जो कृषि को प्रभावित करता है। अगर ठीक है बात करें हम लोग यहाँ पर आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। ओके दोस्तों, आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको रोज़ एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। आपका मनोविज्ञान हो गया या फिर आपका हिंदी हो गया या फिर आपका हो गया EVS पर्यावरण। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रोज़ एक टेस्ट मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपकी कौन सी है। तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल या फिर आयनमंडल। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। अगर ठीक है यहाँ पर हम बात करें, अगर बात करें उत्तर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी मध्यमंडल। ओके दोस्तों, जो आपका मध्यमंडल है यहाँ पर आपकी ठंडी परत
पाई जाती है। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर सबसे पहला आप इसका तापमान घटता और फिर बढ़ता है। ओके दोस्तों, फिर घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। बताइए आपका कि इन चारों में से आपका ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। अगर देखें हम लोग बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो अगर बात करें केवल आपका मीथेन ही एक ग्रीन हाउस है, यानी आपका आंसर नंबर डी। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, आप इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि अन्य ग्रीन हाउस गैस भी होते हैं। आप लोग लिख लीजिए मीथेन, कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यानी आपके भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए यानी 1973। ठीक है, 1973 से आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरुआत हुआ था। और ये कहाँ पर है, अगर ठीक है बात करें कि किस महीने में हुआ था और किस डेट को हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, आपका हुआ था ये 1 अप्रैल 1973। ठीक है, ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 1973 में, और ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियम यानोत्तर पर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत या फिर प्रधान रेखा। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। अगर यहाँ हम बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कम से कम टाइम में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप लोग टेस्ट कर पाओ, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा तेज़ चलते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा तेज़ चलते हैं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा धीमा भी कर सकते हो। अगर आप लोग कि हम थोड़ा धीमे चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। दोस्तों बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है इन चारों में से कि जहाँ पे आपका गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगर बात करें गोल्फ ऑफ मन्नार की, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किसका है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भारत का जनगणना होता है वह प्रत्येक 10 साल बाद, यानी 10 वर्ष के बाद ही भारत का जनगणना होता है। और अगला जनगणना आपका 2021 में होना था, लेकिन किसी भी वजह से अभी तक आपका जनगणना नहीं हुआ है। तो अगर बात करें कि 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपका हो जाएगा 940 अनुपात 1000। ओके दोस्तों, तो आपको जाएगा आंसर नंबर ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों तक ये क्लास पहुंचती है, और जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चंस, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चंस यही है। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो समझ जाओ कि आपकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, चींटी, मधुमक्खी, केचुआ या तितली। बताइए किसान का मित्र हम लोग किसे कहते हैं। आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी केचुआ। आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा केचुआ। दोस्तों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हम लोग केचुए को
किसान का मित्र क्यों कहते हैं? हम लोग केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो केचुए होते हैं वो माटी के अंदर हल जाते हैं और माटी को हल्का फुरफुरा बना देती हैं, जिससे जो वायु होता है वह अच्छे से माटी के अंदर पहुंच जाता है। एक चीज़ और, जो आपके केचुए होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपके केचुए होते हैं ये मिट्टी खाते हैं, ठीक है, मिट्टी खाते हैं और मल के रास्ते से ये मिट्टी ही निकालते हैं। इससे क्या होता है कि खेत का मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी केचुआ। नेक्स्ट आपका है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? बताइए इन चारों में से आपका कौन सा राज्य है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये क्वेश्चन से 5 से 6 बार आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 से 6 बार आए हुए हैं। आपने एक नाम सुना होगा सुंदर लाल बहुगुणा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सुंदर लाल बहुगुणा किससे जुड़े हैं? तो ये भी आपके पर्यावरण को बचाने से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं राज्य की, कि किस राज्य से है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब यहाँ पर सुंदर लाल बहुगुणा और एक नाम आपको और देखने को मिलेगा, चंदी प्रसाद भट्ट। ओके दोस्तों, चंदी प्रसाद भट्ट, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि जो आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी वह आपका कौन से सन में स्टार्ट किया गया था? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चिपको आंदोलन किस सन में स्टार्ट किया गया? तो आपका हो जाएगा 1973, आपका हो जाएगा 1973। ओके दोस्तों, चिपको आंदोलन आपका 1973 में शुरुआत किया गया था उत्तराखंड। अब यहाँ पर होता है कि उत्तराखंड के किस ज़िले में, कभी कभी आपसे एग्जाम पे पूछता है कि उत्तराखंड के किस ज़िले में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है सुनिए, उत्तराखंड के किस ज़िले में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो आपका हो जाएगा चमोली जिले, ठीक है दोस्तों, आपको हो जाएगा चमोली ज़िले में, चमोली, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में आपका चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और कब हुआ था? आपका हुआ था 1973 में। किसके द्वारा किया गया था? सुंदर लाल बहुगुणा और श्री चंदी भट्ट। ओके दोस्तों, चंदी भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा ये दो थे। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन के तो निकला हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। पहला आपका है चिपको आंदोलन से उत्तराखंड किस जिले में? चमोली ज़िले में। शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। किसके द्वारा किया गया था? सुंदर लाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या आता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि इन चारों में से जीवों का अध्ययन हम लोग किसके द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी इथोलॉजी। इथोलॉजी के द्वारा हम लोग जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये तो आपका हो गया एक मिनट दोस्तों, ये तो आपका हो गया जीवों के व्यवहार से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका इटियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा रोगों से। ओके दोस्तों, विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन आपका इटियोलॉजी से क्या आता है? आप यहाँ पर लिख सकते हो रोग, यानी रोगों से इसका संबंध है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रोगों का अध्ययन क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है नियोलॉजी, नेक्स्ट आपका आता है नियोलॉजी। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, इसमें आपका तंत्र का अध्ययन किया आता है। आपका ये हो गया तंत्रिका तंत्र, ये आपका तो कुछ नहीं है, ये आपका हो गया तंत्रिका तंत्र, ये आपका हो गया रोगों से, और सी आपका हो गया जीवों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुद्री शैवाल
किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, लोहा या फिर ब्रोमीन? बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं और लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर देख के बात करें हम लोग आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आपका हो जाएगा आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके दोस्तों, महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? घेघा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो आपको हो जाएगा घेघा रोग। ओके दोस्तों, इससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। आपके थायराइड ग्रंथियों में सूजन आती है तो उसका नाम हम लोग रखते हैं घेघा। नेक्स्ट आपका होता है सेल यानी लाइकेन। सेल क्या है बताइए? सेल आपका क्या है? लाइकेन क्या है बताइए आप लोग? लाइकेन को ही हम लोग सेल कहते हैं या फिर सेल को हम लोग लाइकेन कहते हैं। वह क्या है? अगर बात करें आंसर की तो यह एक प्रकार का आपका सहजीवी है। लाइकेन आपका एक सहजीवी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है सीएनजी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहन, उद्योगों में, खाना बनाने में या फिर वाहन एवं उद्योगों में? बताइए सीएनजी का हम लोग उपयोग किस में करते हैं सबसे अधिक? अगर देख के बात करें कि सीएनजी का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये आपका हो जाएगा वाहनों में और उद्योगों में। ओके तो सीएनजी का उपयोग आपका सबसे अधिक वाहनों में और उद्योगों में क्या आता है? कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। ओके तो आपका इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान, समूह वार्तालाप, क्षेत्रीय भ्रमण या फिर अध्ययन? अगर देखिए दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन आ गया है पेडागोजी का। यहाँ पे आपका 2 से 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेडागोजी से पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आंसर की। अगर देखिए हम लोग बात करें यहाँ पर व्याख्यान द्वारा, व्याख्या से क्या कोई संबंधन है? नहीं दोस्तों, ठीक है। समूह वार्तालाप से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप समूह में क्या बात करोगे, हर बच्चों का अलग अलग मत होता है, तो इससे कोई भी जागरूकता नहीं होगी। अध्ययन से नहीं होगा। जब तक आप गांव में अपने गली मोहल्लों में घूमोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो आपको जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आपका है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी। अब आपको यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म बताना है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे आसान है, आपको जाएगा आंसर नंबर सी। ओके दोस्तों, एलपीजी हर घरों में यूज किया आता है, आपके घर में, हमारे घर में, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? गामा, एक्स, पराबैंगनी या फिर बीटा? बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ गया है साइंस का। यहाँ पे आपका साइंस, भूगोल या फिर आपका कोई भी विज्ञान हो, यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी पराबैंगनिक किरणें। ओजोन परत किस मंडल में होता है? ये भी आपके मन में एक सवाल उठकर आया होगा, तो आपको हम बता दें कि समताप मंडल। ओके दोस्तों, आपका ओजोन परत आपका समताप मंडल में होता है। यह सूर्य की पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षित बनाती है। नेक्स्ट आपका है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, बताइए चमगादड़
स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, शाकाहारी है, बच्चे लेते हैं, या फिर रात्रिचर है। सही दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे और आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आप लोग पूरी टेस्ट को अच्छे से और पूरे कंसंट्रेट के साथ दीजिए। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहा है, समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही है। यहाँ हम बात करते हैं डी, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि चमगादड़ बच्चे लेते हैं इसलिए उन्हें हम लोग स्तनधारी कहते हैं, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ठीक है बात करें उड़ने की, तो उड़ने तो सभी पक्षी उड़ते हैं। शाकाहारी, बहुत से पक्षी जो होते हैं आपके शाकाहारी होते हैं। अगर ठीक है यहाँ पर आपका चमगादड़ और उल्लू ये सब आपका रात्रिचर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बच्चे बस केवल आपके चमगादड़ हैं, इसलिए आपको हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है। बताइए, यह आपको जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक, आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन था इस ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं उन लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कौन सी संस्था वन जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन जीव संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करती है। तो आपको जाएगा आंसर नंबर बी, यानी UNDP। ओके दोस्तों, UNDP एक ऐसी संस्था है जो अपने आप को वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है पूरी तरह से। नेक्स्ट आपका है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के प्रति प्रयुक्त रसायन है। ओके दोस्तों, बताइए इसमें क्या होगा आपका। ओके दोस्तों, अब ठीक है यहाँ हम बात करने वाले हैं आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आपको जाएगा सिल्वर आयोडाइड। आपको जाएगा आंसर नंबर सी, इसी के द्वारा आपका कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बायोडीजल तैयार क्या आता है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, सबसे आसान क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपके 3 से 4 बार आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं कि बायोडीजल तैयार किया आता है किसके द्वारा। बताइए दोस्तों, अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा जेट्रोफा, यानी जेट्रोफा। आपको जाएगा जेट्रोफा, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन था अब तक का। नेक्स्ट आपका है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 21 मार्च, 25 अप्रैल, या फिर 5 जून, या फिर आपको जाएगा 16 सितंबर को। बताइए ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं। अगर ठीक है बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है दोस्तों, सिल्वीकल्चर संबंधित है किससे। बताइए आपका सबसे आसान क्वेश्चन से, बताइए सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। अगर हम लोग यहाँ बात करें उत्तर की तो आपका हो जाएगा उत्तर नंबर ए, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वन एवं वन्य उत्पाद से सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, ये आपका क्या हो गया, लखीमपुर, लखनऊ, चंदौली या फिर वाराणसी। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा। अगर लेके हम लोग बात करें आंसर की तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी आपका हो जाएगा चंदौली।
चंदौली में ही आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं? हाथी, शेर, सांप या आपका बकरी। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें इन चारों की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। सॉरी, आपको जाएगा आंसर नंबर बी। हाँ सही है, आपको जाएगा आंसर नंबर बी यानी सांप। ये आपका हाथी जो है ये आपका प्रथम श्रेणी का है, सांप आपका द्वितीय का है। एक मिनट हम यहाँ पर आपको अच्छे से बता दें, ये आपका प्रथम श्रेणी का है, बकरी आपका प्रथम श्रेणी का है और शेर आपका तृतीय श्रेणी का है, लेकिन सांप आपका द्वितीय श्रेणी का है। ओके दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी आपका सांप। सांप आपका यानी आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनकर निकलता है कि झूम खेती किन किन राज्यों में होती है, झूम खेती की शुरुआत कहाँ से हुई है, झूम खेती कैसे होता है। ओके तो यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में हर बार जितनी बार आपका एग्ज़ाम होता है, टेट, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, एमपी टेट, ओके तो जितने आपके एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बिना आपका पेपर बनता नहीं है। अब यहाँ देखिए हम लोग झूम खेती के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। झूम खेती तो देखिए दोस्तों, झूम खेती आपका होता है मेघालय से। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी मेघालय की। अब आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा झूम खेती के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपका मेघालय, नागालैंड, ठीक है। मेघालय के बाद आपका आता है नागालैंड, यहाँ पर भी आपका झूम खेती होता है। झूम खेती में क्या होता है, जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, उसको काट देते हैं, ठीक है। तो उसको काटने के बाद उसको आग लगा देते हैं, जलने के बाद वो खाद बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर अपने फसल उगाते हैं और अपने फसल उगाने के बाद वो अपना फसल काट कर वो लोग कहीं और वहाँ से चले जाएंगे और उस ज़मीन को वो लोग छोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं झूम खेती। ये आपके पर्वतीय या पहाड़ी भागों में वनों को काट कर, ओके तो वनों को काट कर ही आपके झूम खेती कराई जाती है। ये आपका भारत में पूर्वी उत्तर, अगर ठीक है आपसे पूछ ले कि झूम खेती कहाँ पे होता है तो आपको हो जाएगा भारत के पूर्वोत्तर में, मेघालय, नागालैंड में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करिएगा और क्लास को, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं आंसर की, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर आपको रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा। मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।